बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैपिटल गेन्स पढ़ रहे हैं जी, और कैपिटल गेन्स के अंदर किसी भी हेड के अंदर हम चार बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चार बातों के अंदर सबसे पहले स्कोप है, डिडक्शन है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है और टैक्सेशन है। सबसे बड़ा काम इस चैप्टर में इस डेफिनेशन का आपको याद होना है, ठीक है ना। और याद होने के बाद क्या आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अभी जो मैं कह रहा था कि कॉपी निकालें, तो आपसे यही मैंने कहता कि जी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखें। तो हम जरा एक एक्सरसाइज करते हैं, निकालें कॉपी, जरा लिखें आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, ताकि आपको वो बात समझ आए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। निकालें जी, कॉपी निकालें। शाबाश सब लोग। जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी ऐसा ही करें, लेक्चर को इसी तरह ही लेके चलें। अब आप कॉपी निकालें, लेकिन कॉपी आपने कहाँ से निकालनी? आप तो लेट के लेक्चर ले रहे होंगे, आराम से बेड में बैठे हुए होंगे और आराम से सुकून से लेक्चर ले रहे होंगे, तो फिर आपके पास तो कॉपी कहाँ होनी है? तो उठ जाएं, फिर उठ के कॉपी ले लें। ऑनलाइन वाले लेक्चर बच्चों को हम अक्सर ये नसीहत करते हैं, लेक्चर आप उसी तरह लें जैसे ये बच्चे लेक्चर ले रहे हैं। आपने ऑनलाइन लेक्चरिंग ले ली, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप इसी पोस्चर में बैठें, टेबल पे बैठें, चेयर पे बैठें, कॉपी पेंसिल नोटबुक कैलकुलेटर ये सब चीज़ें अपने साथ लेके बैठें, फिर इफेक्टिव होगा। इसे मूवी की तरह या जैसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं चीज़ें, इस तरह मत देखें लेक्चर्स को। लिखें जनाब, आप लोग अपनी पूरी तवज्जो के साथ डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें, ताकि वो बातें आपको समझाई जा सकें जो कल को हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता आ सकती हैं।
जी जनाब, लिख लिया। चलें जनाब, पढ़ें जनाब, आपने क्या लिखा है, जोर से पढ़ना। Capital asset means property of every kind of asset held by a person, whether it is collective deposits or not, but it includes trading stock, raw materials which are held for sale, personal नहीं, दोबारा बोले। ट्रेडिंग स्टॉक, raw materials रॉ मटेरियल, which are held for sale, विच आर held for sale. हेल्ड फॉर से। अच्छा, अब अपने से नहीं बोलना, जो लिखा है वही पढ़ना है, वहां से देख के पढ़ो, जैसे कुरान पढ़ते हैं ना वैसे देख के पढ़ो, यानी जो लिखा है, ताकि गलती में आपको समझाऊं कि कहाँ गलत होना है ये काम। जी, Trading stock, raw materials which are held for sale, personal movable assets such as dining table and personal cars, etc. अच्छा जी, आप चलें। Capital assets means the every type of assets held by a person, whether it is connected with the business or not, but it's excluded any stock in trade, consumable stores, and raw materials used for the purpose of the business. Personal movables which are depreciated under section 22, amortization deduction under section 20. नहीं, पर्सनल मूवेबल में सेक्शन 22 कहाँ गया? वो डेप्रिसिएशन वाला कहाँ? पर डेप्रिसिएशन तो मूवेबल तो नहीं लिखा था उसमें। बात समझ आ रही है? वो जो रोज आपको कह रहे हैं लिख के देखें, लिख के देखें, लिख के देखें, उसका ये मतलब है कि अब ये डेफिनेशन मैं कोई क्लास में 50 दफा पढ़ बैठा हूँ अब तक, और आपको भी ये लग रहा है कि हाँ मुझे ये याद हो गई है, लेकिन लिखने में हालात खराब हैं। जी, जोर से बोले, जोर से। अच्छा देखिए, कल हमने देखा था कि पास पेपर में ये सवाल आया हुआ था और इसके 4 मार्क्स थे। मैंने आपको ये समझाया भी था कि अब ये मार्क्स कैसे एलोकेट होने हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखें कि आप में से किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए। पहले डेफिनेशन थी, ठीक है ना, जनरली इसने भी ठीक लिखी है, इसने भी ठीक लिखी है, इसने भी ठीक लिखी है। इसका मतलब है एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा ना, यहाँ 1 का साइन लगा देगा। अब पॉइंट नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल, हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अब आपने इसमें से एक चीज मिस कर दी, कंज्यूमेबल नहीं लिखी आपने, ठीक है ना। अब ये गलतियां होनी शुरू होगी ना, नंबर कटने शुरू हो गए। फिर दूसरा पॉइंट, हमारे जहन में एक स्केच होना चाहिए ना। डेफिनेशन जब हमने याद किया, तैयारी, हमारे दिमाग में एक स्केच फिट करना है आपने। पहले करंट एसेट निकले हैं, फिर नॉन करंट एसेट निकले हैं, फिर पर्सनल एसेट। लिखने में आसानी रहेगी। मैंने आपको वो कुरान के हाफिज वाली एग्जांपल भी समझाई थी कि जैसे याद करेंगे वैसे रिकॉल होगा। अगर आप ऐसे याद नहीं करेंगे तो ऐसे लिखा भी नहीं जाएगा। आप देखिए, दोनों बच्चों ने, आप दोनों ने क्या किया है, पहली बात लिखी, फिर तीसरी पे जंप कर गए, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ये नहीं समझाया कि सीक्वेंस क्या चल रहा था। करंट एसेट निकले, नॉन करंट एसेट निकले, फिर मूवेबल निकले। अब गलती के चांस खत्म हो गए। अब आप करीब आ गए हैं, ज्यादा करीब आ गए। ये ऐसे चल रहे होंगे तो 4 में से एटलीस्ट 3 मार्क्स लेके जा रहे होंगे। अदरवाइज आप गलतियां करते करते पता चलेगा ये कैसे मार्क्स थे जहां से हम ले सकते थे, पता चला यहां से भी मैक्सिमम 2 मार्क्स लेके बाहर आ रहे हो, ठीक है ना। सिर्फ केयरलेस होना, रीडिंग में, तैयारी में केयरलेस होना, इससे हमने अवॉइड करना है। बेटा आप पढ़े, क्या लिखा आपने? कैपिटल एसेट मींस, अच्छा चलें, कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे चलें। Any stock in trade, consumable, raw material held for use of business. Any property with respect to which a person is entitled to depreciate or amortization under this law. Every personal movable asset held by a person for his use, excluded building, drawing, art of. ठीक हो गया, अब आपने काफी बेहतर लिखी हुई है। जी बेटा आप पढ़े।
जोर से बोले, जोर से बोले बेटा, खामोश रहे क्लास में जी। अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस ऑर्डिनेंस लिखना है। फिर अगर सेक्शन का नंबर नहीं लिखना है तो अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अमोर्टाइजेशन एंड वो लिख रहा है तो फिर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा जी, या अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, ऐसे कर सकते हैं। वैसे तो ये दो बातें हमें बाद में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, जब हम बिजनेस इनकम पढ़ेंगे तो ये हमें सेक्शन याद हो जाने हैं, क्योंकि इन सारे सेक्शन को हमने डिटेल में पढ़ना है, हमें पता लगेगा कि ये सेक्शंस क्या है। जी ठीक हो गया, शाबाश, आपने बेहतर लिखा। बात समझ आ रही है जी? आपको ये पता चला कि जो सबक आप सोच रहे हैं, जो टॉपिक आप सोच रहे हैं ये मुझे आता है, मैंने तैयार कर लिया है, वो भी नहीं आता जब तक आप उसे प्रॉपरली रिफाइन नहीं करेंगे, घर बैठ के लिख के देखेंगे नहीं, तो जब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चल, आपको यही लगता रहेगा कि जी हो गया हो गया हो गया। इसलिए भाई इस सारी बातों से आपने बचना है। ऐसे वक्तन फवक्तन मैं आपको करके दिखाता रहूंगा ताकि आपको एहसास होता रहे कि भाई हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम आगे थे जनाब, 4 बातें टोटल हो रही थी। कैपिटल एसेट कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लिए थे हमने? 4। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे टैक्स होता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। कोई खास बात है इस सेक्शन में? क्या बात है? कैश में 5 मिलियन से बड़े एसेट की पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, एक ये वाली बात है, ठीक है ना। एक और बात है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन बात, ठीक है ना। बाकी होल्डिंग पीरियड लगेगा। फिर ये बात थी कि यार इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट। तीनों का होल्डिंग पीरियड गिवन है, हमें अप्लाई करना आ जाएगा। होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ डिस्पोजल को कैलकुलेट करते हैं। टैक्स ईयर का हिसाब नहीं लगाते, डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ डिस्पोजल तक। अच्छा जी, सिक्योरिटी, दिमाग में सीक्वेंस क्या चाहिए फॉर? 3 तरह की बातें, तो जो मैंने अभी कहा ना वहां डेफिनेशन में, कि दिमाग में एक सीक्वेंस चाहिए, एक स्केच चाहिए जिससे आपने चलना है। जब आप कोई मूवी देखते हैं ना, कोई ड्रामा देखते हैं ना, आपके दिमाग में एक स्केच होता है। आप याद थोड़े करते हैं ड्रामे के डायलॉग, मूवी के डायलॉग, गाने के डायलॉग, याद तो नहीं करते ना। एक स्केच होता है, फिर ब्रेन उसको पिक करना शुरू कर देता है। यही स्केच आपने यहाँ बनाना था, यही वहां बनाना है। मैं रोज आपको इस स्लाइड पे खड़ा होकर स्केच आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि सिक्योरिटी का लफ्ज आते ही आपका दिमाग के अच्छा अच्छा कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अगर आपके ब्रेन ने ये सिग्नल दे दिया ना, अब आप कंफर्टेबल जोन में आ गए, आप गलती नहीं होनी, क्योंकि अगले सिग्नल भी ब्रेन ने पिक कर लेने कि अच्छा कैटेगरी ए का मतलब है 30 जून 2013 तक के खरीदे गए शेयर, कैटेगरी बी का मतलब है 30 जून 2022 तक खरीदे गए शेयर, कैटेगरी सी का मतलब है 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदे गए शेयर। होल्डिंग पीरियड किस पे लगना? टाइप सी पे लगना है, सिर्फ 1 जुलाई के बाद खरीदे गए शेयर पर होल्डिंग पीरियड लगना है। इससे पिछले पर, पहले पर 0% और दूसरे पर 12.5%। कोई गलती नहीं होनी। पर्सनल मूवेबल, फौरन आपके ध्यान में अच्छा वो 6 बातें। एक बात, दूसरी बात नॉन रिकॉग्निशन रूल, तीसरी बात एनटीआर, तीसरी बात एनटीआर, अदर एसेट। अब कल आप अदर भी कर गए, शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी किधर जाएंगे? एनटीआर में। कोई खास बात? कोई खास बात। कोई होल्डिंग पीरियड? कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना। अब जरा गौर करते हैं, प्रॉपर्टी का एक स्केच आगे लेकर चलते। प्रॉपर्टी की टैक्सेशन अभी जैसे हमने पढ़ी, हमने होल्डिंग पीरियड से प्रॉपर्टी को पढ़ा। कैसे पढ़ा? होल्डिंग पीरियड, ठीक है ना। 3 तरह की प्रॉपर्टीज आ गई, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड हाउस, एक शख्स ने प्लॉट खरीदा, फर्ज कर ले प्लॉट खरीदा
टैक्स ईयर 2019 में, बेचा नहीं है। जो टैक्सेशन हम पढ़ कर गए हैं 2019 में प्लॉट खरीदा, कोई टैक्स इंप्लीकेशन राइज नहीं हुई। ये जब बेचेगा उस वक्त देखेंगे, 2020 में बेचे, 21 में बेचे, 25 में बेचे, 30 में बेचे। हाँ हमें पता है प्लॉट 7वें साल में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। होल्डिंग पीरियड की वजह से जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट है, वो कौन से साल में जाकर एग्जेम्प्ट हो जाता है? अगर हम उसे कितना अर्सा होल्ड कर लें, वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 5 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 6 साल होल्डिंग पीरियड पूरा किया, 7वें साल से वो एग्जेम्प्ट होना शुरू हो गया। अब इसका मतलब है 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल, 12वें साल, 15वें साल जाके बेचा, क्योंकि प्लॉट तो लोग छोटे बच्चे होते हैं उनके नाम के खरीद के रख लेते हैं कि यार ये बच्चा जब बड़ा होगा, अगर इसे कोई मुल्क से बाहर भेजना हुआ तालीम के लिए, प्लॉट बेचूंगा, यहाँ से बेच दूंगा, शादी करनी होगी यहाँ से कर लेंगे। ऐसे लोग करते हैं ना जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस लोग। तो प्लॉट तो 10-10 साल बाद बिक रहे होंगे। इन 10 सालों में गवर्नमेंट ने क्या टैक्स लिया? कोई टैक्स नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं लिया, ठीक है ना। अब पिछले 3 सालों से 2022 से ऑनवर्ड गवर्नमेंट को एक ख्याल आया कि नहीं भाई ये क्या बात है, इसके पास प्लॉट है, ये पैसे क्यों नहीं दे रहा? इसके पास प्लॉट है, ये मैं पैसे क्यों नहीं दे रहा? तो यहां एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज कॉल्ड डीम्ड इनकम 7। ठीक है ना, कि अगर कोई शख्स प्लॉट बेच रहा है या नहीं बेच रहा, हमें टैक्स दे, क्योंकि प्रॉपर्टी में लोग पैसे कमा रहे हैं। आमतौर पर प्रॉपर्टी खाते पीते लोगों का ही कारोबार है। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज कॉल्ड 7 टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड का मतलब होता है हमने अज्यूम कर लिया। डीम्ड का मतलब क्या होता है? इनकम नहीं है। डीम्ड इनकम मतलब हमने इनकम तस्वुर कर लिया। जैसे अकाउंटिंग में एक लफ्ज आपने नोशनल पढ़ा होगा, नोशनल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे नहीं किया, हमने फर्ज कर लिया कि इतना इंटरेस्ट आप पे कर रहे, ठीक है ना। कोई शख्स अपने दफ्तर, अपनी बिल्डिंग में ही दफ्तर खोल ले, वो कहता है यार अज्यूम करो कि 20,000 किराया हम देते अगर खुद, तो भाई चलो 20,000 किराया किसी को दे थोड़े रहे हो, ये कौन सा किराया? डीम्ड, ठीक है ना। तो डीम्ड का मतलब है फर्जी। A resident person owing capital asset in Pakistan will be taxed on arising from capital asset for tax year 2022 and for tax year 2022। इसका मतलब है जब 2022 की रिटर्न देंगे यहां भी टैक्स देना था। इसका मतलब 2021 तक गवर्नमेंट को ये बेहुदा ख्याल नहीं आया था कि एक इनकम नहीं भी है उस पर भी टैक्स लगा दो, डीम्ड इनकम करके टैक्स लगा दो। जब से पाकिस्तान बना 2021 तक कोई ये टैक्स नहीं लगा, 2022 में हमने इसको शुरू कर दिया। अच्छा जी, an exclusionary definition of capital asset has been provided which effectively means that such tax is leviable only in respect of immovable property, means house and building या manufacturing plant situated in Pakistan owned by resident। 3 चीजों की टैक्सेशन की है यहाँ, या प्रॉपर्टी की और एक है मैन्युफैक्चरिंग, यानी अगर कोई बंदा फैक्ट्री लगाकर बैठा है और फैक्ट्री नहीं चला रहा तो गवर्नमेंट उससे भी चाह रही है कि क्या करे? टैक्स ले। अच्छा जी, डीम्ड इनकम shall be computed as 5% of the fair market value as determined by FBR under section 68, that is FBR value और DC rate। ये बात हमने पहले भी की है। गवर्नमेंट क्या करती है, मुल्क में जो भी कोई कहीं प्लॉट है उसका एक डीसी रेट होता है, एक एफबीआर रेट होता है। वो कहते हैं इनमें से जो ज्यादा रेट होगा ना उसको हम कंसिडर करेंगे। उसको क्या कंसिडर करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। मसलन एक प्लॉट है, उसकी एफबीआर वैल्यू 2 करोड़ रुपया है, मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है, तो क्या होगा? एफबीआर वैल्यू, ठीक है ना। यहां किस पर टैक्स लगेगा? एफबीआर वैल्यू पर।
नहीं, विच एवर हायर नहीं लिखा हुआ, इसमें हायर लिखा हुआ, डीसी और एफबीआर रेट में हायर लिखा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो डिटरमिन ही नहीं ना होगी। मार्केट वैल्यू को ही डिटरमिन करने का तरीका क्या है, एफबीआर वैल्यू। कि एफबीआर बता दे जनाब गार्डन टाउन में हमने प्लॉट अब इतने का हो गया तो नोटिफाई कर दिया जी गार्डन टाउन में मिनिमम प्लॉट अब हम इतने का कंसिडर करेंगे, वरना तो मैं और आप निगोशिएट कर रहे हैं ना। अब इस वैल्यू को तो वैल्यूएट करना मुश्किल है ना, इसलिए एफबीआर की वैल्यू, वो कहता है एफबीआर का जो रेट है ना उसका 5% हमने अज्यूम कर लिया कि आपने यहां से इनकम कमाई है, आया कुछ नहीं है, प्लॉट खरीदा हुआ है खाली। अब ये 2 करोड़ का प्लॉट था, 5% का मतलब है 10 लाख आपकी इनकम डीम्ड हो गई है, अज्यूम हो गई है। बात समझ आई है? हालांकि आपने खाली प्लॉट लेके छोड़ा हुआ है। वो कहते नहीं भाई आपने इसमें से 10 लाख रुपया कमाया है, इसका टैक्स दें। कितना टैक्स दें? वो कहता है जी इसका टैक्स दें कितने परसेंट? 5%। नहीं, डीम्ड इनकम शैल बी कंप्यूटेड एट 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, और उसके ऊपर टैक्स का रेट है 20%। टैक्स का रेट है 20%, यानी इस 10 लाख का अब हमने कितना टैक्स देना है? 20%, क्योंकि रेट यहां आ गया, इसका मतलब एसबीआई में चला गया, ठीक है ना। तो इसका 20% कितना बन गया? 2 लाख रुपया, ठीक है। अब बात दफा ना हमने समझाने के लिए हमने कहा ओके यार ये इसका कितने परसेंट हो गया? 1%। इफेक्टिवली प्रॉपर्टी की वैल्यू का, एफबीआर वैल्यू का 1% आपने सालाना टैक्स पे। कहानी समझ आई है? प्रॉपर्टी बेचें या ना बेचें, जब तक प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे ये परसेंट पे करेंगे, और जब प्रॉपर्टी बेचेंगे फिर वो जो होल्डिंग पीरियड वाला टैक्स है फिर वो पे करेंगे। ये नहीं कि ये पे कर देंगे तो वो नहीं पे करना, वो भी पे करना। कहानी समझ आई है? कहानी समझ आई? जब प्लॉट खरीदा जब तक होल्ड करेंगे, जब तक 7E का टैक्स पे करेंगे। जिस दिन प्लॉट बेचेंगे उस दिन कैपिटल गेन वाला टैक्स, वो जो होल्डिंग पीरियड वाला है वो तो हो सकता है एग्जम्प्ट हो जाए 6 साल के बाद, अगर 6 साल, या अगर वो है क्या उसको कहते हैं फ्लैट है तो 4 साल के बाद, अगर फ्लैट है तो 2 साल के बाद, कंस्ट्रक्टेड घर है तो, और अगर प्लॉट है तो ये वाला एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा एग्जम्प्ट नहीं होगा। ये तो चलेगा 1% ऑफ द अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। हाँ फिर भी चलेगा, ये चलता रहेगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एग्जम्प्ट होता है। असल में हमारे मुल्क में एक टैक्स होता था पहले, ये मुशर्रफ साहब ने आके खत्म कर दिया था। एक टैक्स था वेल्थ टैक्स। क्या था? वेल्थ टैक्स। ये तकरीबन मोटी मोटी वही बात हमने कर दी। वेल्थ टैक्स लगता था आपके एसेट्स के ऊपर टैक्स, ये एक किस्म का आपके एसेट्स पे टैक्स लग गया। इनडायरेक्टली हमने उसको अचीव किया। कहानी समझ आई है? द रेट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम इज 20%. This translate into an effective rate of 1% of the fair market value of capital asset. ये वाली बात मैंने आपको समझाई, ठीक होगी बात? एक मोटी बात आ गई। क्या अब ये हर बंदे पे टैक्स लग गया? तो कहते हैं हाँ लग तो गया है, लेकिन हम कुछ एक्सक्लूजन दे रहे हैं। 7E में लिखी हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीम्ड इनकम, ताकि आम इंसान बच जाए और खास इंसान भी इससे बच जाए। खास भी समझ आ जाएगा अभी, ठीक है ना? वो जैसे फैसल वाडा बात करते, तो आम भी बच जाए और खास भी बच जाए, ठीक है? आम कैसे बच जाए? 1 कैपिटल एसेट ओन्ड बाय अ रेजिडेंट। वो कहते हैं एक घर तो एग्जाम कर दो ना, एक चीज एग्जाम करा ले। कोई बंदा क्या एक घर अपना रख देख ले या प्लॉट देख ले, कोई एक प्रॉपर्टी इस वाली क्लास से हमने छोड़ दी, इसका मतलब नहीं रहना नहीं, कोई एक खुद ऑप्ट कर ले। एक बंदे के पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, वो कहे यार ये वाली एक मेरी एग्जाम कर दो। असल मकसद ये है कि एक आदमी अगर सिर्फ एक उसके पास रहने का घर है
तो वो उसी को ऑप्ट कर लेगा, तो आम आदमी निकल गया बीच में से। एक प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय। अच्छा, एक और बात समझनी है, ये प्रोविजन लगी रेजिडेंट के ऊपर है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं है, उनके ऊपर ये 1% वाला टैक्स नहीं लगा। बात क्लियर है ना? ये पहले ही लगा किस पे है? रेजिडेंट पे लगा। तो कहते हैं रेजिडेंट बंदे का एक घर छोड़ देंगे। नहीं, अभी चलते हैं ना, अभी चलते हैं। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय self-owned business premises from where business is carried out by person appearing on active taxpayer list at any time during the। वो कहते हैं अगर कोई बंदा उसकी प्रॉपर्टी में वो खुद ही बिजनेस कर रहा है, मसलन फर्ज कर लें राइस की बिल्डिंग हमारी अपनी है, फर्ज कर लें, है नहीं, ठीक है ना, तो कहते फिर राइस की बिल्डिंग पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कहते पहले ही देखें क्या राइस टैक्स देता है। जो लोग टैक्स देते हैं ना, रिटर्न फाइल करते हैं ना, गवर्नमेंट ने एक डेटाबेस बना रखा है, जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसको कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक है ना। और जो टैक्स नहीं पे करते वो नॉन एक्टिव है, या इसको हम फाइलर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको नॉन फाइलर बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी जिंदगी को हम थोड़ा सा अब मुश्किल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इनकी जिंदगी को हम थोड़ा सा, ये जहां हमारे काबू चढ़ जाए इनसे ज्यादा टैक्स लेते हैं। मसलन गाड़ी खरीदे तो उस वक्त टैक्स देना पड़ेगा ना, इनसे डबल लेंगे। प्लॉट खरीदे उस वक्त एक कंपलसरी कोई डिडक्शंस टैक्सेस लगेंगे, एडवांस टैक्सेस, इनसे डबल लेंगे। आजकल इनकी सीमें भी बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनकी जिंदगी को थोड़ा सा मुश्किल करना। वो कहते हैं पहली बात है राइस की बिल्डिंग को छोड़ देते हैं, इससे 1% नहीं लेते। दो कंडीशन है, उस बिल्डिंग में कारोबार हो रहा हो और वो कारोबार टैक्स पे करता हो। लेकिन अगर राइस टैक्स पे ना करता हो फिर नहीं, फिर इसके ऊपर 1% वाला ही टैक्स लगेगा। बात समझ आ गई? फिर पढ़े, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन appearing on active taxpayer list at any time during the year। एक्टिव टैक्सपेयर में अगर शामिल है तो ये भी छोड़ देते हैं। दो चीजें निकल गई। तीसरी, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड अनेक्स्ड देयरटू। अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहा है, गंदम लगाई हुई है, कल्टीवेशन कर रहा है, एग्जेम्प्ट नहीं लेना इससे 1%। लेकिन अगर इसने ऐसी खाली फार्म हाउस बनाए हुए हैं तो फिर लेना है। फार्म हाउस तो वही बात होगी, प्रॉपर्टी होगी उसकी, ठीक है ना। तीन बातें समझे, एक एसेट छोड़ दिया हर बंदे को, अगर उस एसेट में बिजनेस हो रहा है और वो बंदा टैक्स पे करता है उसे भी छोड़ दिया, अगर वो एसेट कल्टीवेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो उसे भी छोड़ दिया। कल्टीवेशन में ये नहीं कहा टैक्स पे हुआ, बस एग्रीकल्चर में इस्तेमाल, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है ना हमारे मुल्क में। तीन लोग निकल गए, एक घर निकल गया, हर बंदे के लिए निकल गया। ऐसा बिजनेस के एसेट जिससे कारोबार हो रहा हो और टैक्स पे हो रहा हो, और एग्रीकल्चर निकल गया। आम आदमी की ये तीन ट्रांजैक्शन। अब खास आदमी पर आए जी, सी का, हाँ वो कहते हैं अगर फार्म हाउस बनाया हुआ है, फार्म हाउस का क्या मतलब क्या होता है? बड़े से घर बना दिए, फार्म हाउस बनाया हुआ है, वहां भी पौधे शौधे लगा दिए, आम का बाग लगा हुआ है, लेकिन फार्म हाउस इज नॉट एग्रीकल्चर। वो तो अपने अपने रहने के लिए बड़ा सारा घर बना लिया है, 25 कनाल का घर बना लिया है, 100 कनाल का घर बना लिया है। दीज आर कॉल्ड फार्म हाउसेस। वो कह रहे इस पे टैक्स लगेगा। हाँ, आप गंदम उगा रहे हैं और बाद में पछता रहे हैं, जैसे आजकल किसान पछता रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट रेट नहीं दे रही, तो वो कहते हैं इनको ठीक, यानी उस लैंड को फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर यूज करें तो टैक्स नहीं है। फार्म हाउस बनाया तो फार्म हाउस इज नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्लियर होगी बात क्या नहीं?
नहीं, रेजिडेंट का वैसे ही देखेंगे जैसे हमने देखा था 183 डेज और मोर वाला, वही लगेगा। जहां भी रेजिडेंट का स्टेटस देखेंगे वैसे ही देखेंगे। अब आगे खास लोग, खास लोगों पे तो टैक्स नहीं लगा सकते ना, तो लगा सकते नहीं लगा सकते। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट ऑफ द शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, एनी पर्सन डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु डाइज। ये अब यहाँ वही शुहदा वगैरह लिखे हुए, ठीक है ना, कि यार इन लोगों को, आपको पता है ना, आर्मी में किसी शहीद को किसी उसको प्लॉट मिल गया, कोई जनरल साहब रिटायर हुए, उन्हें कोई बड़ी सारी ज्यादा जमीन मिल गई, अब इस पे ज्यादा बोलेंगे तो कल क्लास नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, तो इसलिए उतना ही समझना है जितना समझाया जा सकता है, ठीक है ना, बाकी खुद समझना, आपको समझ आ जाएगा। इन पे तो टैक्स नहीं लग सकता ना, तो बस ये खास लोग आ गए, ठीक होगी बात जी। ये भी निकल गए, थोड़े से आम लोग निकल गए, ज्यादा सारे खास लोग निकल गए। इससे आगे बात चली ई, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड। वो कहता है अगर कोई घर है और ये घर हमने किराए पे दिया हुआ है, इस किराए से कौन सी इनकम क्रिएट हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं ये। आज वीकेंड है, जिन बच्चों के लेक्चर पेंडिंग हैं आपने यूट्यूब से जाके अपने लेक्चर पूरे कर लेने हैं, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब इस घर से हम कौन सी इनकम कमा रहे हैं, कहते हैं अब नहीं ऐड होना इस पे। बात समझ आ रही? ये बिल्कुल वैसी है जैसे उन्होंने कहा था, अगर इस घर में हम राइस खोल रहे हैं और राइस पे की इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, फिर राइस पे टैक्स नहीं लगेगा। वो कहता है खाली बिजनेस इनकम नहीं, कोई भी इनकम आप कमा रहे हो, जैसे कि घर किराए पे दे दिया तो कौन सी इनकम कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इस इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो, कहते कर रहे हैं, बस ठीक होगी बात। अब इस पे 1% पे नहीं कर। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस, और अंडर दिस ऑर्डिनेंस का मतलब है किसी भी हेड में इनकम आ जाए। ओके होगी बात। और वो कहता है वो टैक्स आपने पे भी किया। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन पेड। जब आप प्लॉट खरीदते हैं ना, तो गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टैक्स का। अभी ये ज्यादा नहीं समझ आएगा, बस इसे इतना लफ्ज ही याद रखना है। वो टैक्स पे होता है 236K सेक्शन के तहत। जब आप प्लॉट खरीदते हैं ना, तो आपके ऊपर कुछ टैक्सेस, कुछ ड्यूटीज, कोई वो स्टाम्प पेपर वगैरह लगते हैं ना, वो टैक्स लग गया। वो कहता है इस साल तो इसने काफी सारा टैक्स दिया है, इस साल इससे टैक्स नहीं लेना, अगले साल से लेना शुरू करेंगे। इसका सादा मतलब ये हुआ कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना, तो पहले साल टैक्स ये वाला नहीं लगेगा, 236K वाला लग गया होगा, अगले साल 236K वाला आप पे नहीं लग रहा होगा, अब ये वाला लगेगा। कब तक लगता रहेगा, जब तक एसेट होल्ड करे रखेंगे, या जब तक इस एसेट से कोई इनकम ऐसी जनरेट ना कर लें जिस पे टैक्स लग जाए, फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है? फिर पढ़ने लगा। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन पेड। जी, where the fair market value of the capital asset in aggregate excluding the capital asset mentioned in class A, B, C, D, E, F, यानी पिछली सारी क्लासेस, अगर आप इनका टोटल करें does not exceed ₹25 million। वो कहता है 25 मिलियन से अगर आपकी वैल्यू कम है, पहली बात है 25 मिलियन कैसे निकालनी है, A, B, C, D, E, F सारी करके। ए क्या कह रहा था, एक घर छोड़ दो, वो तो वैसे ही निकल गया। बी क्या कह रहा था, अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी छोड़ दो। सी क्या कह रहा था, अगर इसमें बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है, वो भी छोड़ दो। ऐसे करते करते जो बचे उनका टोटल किया, अगर उनका टोटल भी 25 मिलियन से कम है तो सारा कुछ छोड़। अब इस बंदे पे कोई टैक्स, इसका मतलब है एक लेवल से ऊपर वाले लोगों पर टैक्स कर रहे हैं। आम आदमी, जिसे आम आदमी कह रहे हैं, उसको इसमें से हमने पूरा बचाने की कोशिश की हुई है। इसका मतलब है ये उन लोगों की टैक्सेशन हो रही है जिनके पास काफी सारा माल है, ठीक है ना। ये सारे काम करके भी उनके एसेट 25 मिलियन से ज्यादा के बचे हैं, अब इन्हें टैक्स देना पड़ेगा।
नहीं सारों का एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब उनका टोटल लगाया। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स, एस लगा हुआ है, इन एग्रीगेट उनका जमा करना, ठीक है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं हम बार बार कोशिश करें, आपको टैक्स पढ़ाने की कोशिश करें, बोल नहीं रहे, एक एक लाइन रीड कर रहे हैं इस क्लास में। तो इसका जवाब यहां मौजूद है, फिर कैपिटल एसेट्स एस लगा हुआ है, इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग ए बी सी डी ई एफ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी यहां एक और ये बात लिखी है, अभी इसको भी होल्ड किया, पहले मैं आपको ये बात समझाने के लिए आगे ले। ये एक बंदा है जी मिस्टर कामरान, और कौन है? एटीएल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है। जरा इसके एसेट पढ़ें। कौन है ये बंदा? एक घर है इसके पास 10 मिलियन का, एक प्लॉट है डीएचए में 5 मिलियन का, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस है 16 मिलियन की, एक फार्म हाउस है इसका 7 मिलियन का, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कमर्शियल बिल्डिंग जो कि इसने किराए पे दी हुई है, और एक मोटर व्हीकल भी है इसके पास। बात समझ आई? हमने देखना है इस पे टैक्स लगना है कि, फिर एक और बात भी, एक और एसेट इसने ईएमई सोसाइटी में इस साल खरीदा है जिसपे 236 के का टैक्स पे हुआ है। अब हमने इसको कैसे चेक करना है? डेफिनेशन हमारे ध्यान में होगी। एक तो पहले एसेट हमने माइनस करना है। कौन सा एसेट करें? कौन सा एसेट करें जिसपे टैक्स लग रहा है और उनमें से बड़ी वैल्यू का है? पहले देखते हैं किस पे नहीं लग रहा। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस पे एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी कि क्या ये बिजनेस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है कि नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये तो माइनस हो गया, इसको तो छोड़ दें। एग्रीकल्चर भी निकल गई, ये भी निकला हुआ है, पहला साल है। पहले जो निकल रहे हैं उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें। बात समझ आ रही है मेरी क्या नहीं? जो निकल रहे हैं, अब वो जो 1 वाली, यानी इसका मतलब है ए नहीं पहले अप्लाई किया आपने, बी सी डी ई एफ अप्लाई किया। ये कहानी समझ आ रही है? पहले ए नहीं अप्लाई किया, बी सी डी ई एफ करके के बाद जो एसेट बचे हैं, अब सोचना है कौन से वाले को एग्जेम्प्ट करवा ले, जो उसमें से हाईएस्ट होगा उससे एग्जेम्प्ट करवा ले। वो भी निकल गया। अब बाकियों का टोटल लगाए। अगर 25 मिलियन से ऊपर है तो आपके ऊपर टैक्स लग रहा है बाकियों पर, और अगर बाकी टोटल 25 मिलियन से कम आ गया तो फिर सारे ही एग्जेम्प्ट हो गए। कहानी समझ आई है? क्लियर हो गई बात? ये प्रोविजन कैसे अप्लाई होगी? क्या करेंगे? ए से नहीं शुरू करेंगे, बी सी डी ई एफ पहले लगाएंगे, जो जो एसेट निकलते हैं निकाल दें। अब जो बच गए इस पे टैक्स लगना है। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू का है उसको निकाल दें। ये नहीं है कि घर को निकालें, नहीं, कोई भी एक एसेट निकाल दें, क्योंकि लॉ ने यहां ये नहीं कहा कि जहां रहता है, उसने कहा 1 कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट, कोई एक माफ करवा लो इसमें। चलो जी, एक माफ कर दिया। अब जो बाकी बचे हैं इन पे टैक्स लग गया? नहीं, अभी नहीं पता चला। अब इनका टोटल करेंगे, अगर ये 25 मिलियन से बढ़ते हैं तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज एक्सेप्टेड। कहानी समझ आ गई? इस अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में आपने पेपर देना, इस अटेम्प्ट का हॉट टॉपिक हो सकता है ये, क्योंकि यही पिछले अटेम्प्ट में भी हमने बात कह के भेजी थी, और मेरा ख्याल है थ्योरेटिकली उसने ये पूछ भी लिया था इस अटेम्प्ट में, ऐसे ही है ना? है, न्यूमेरिकली पूछ लिया था। तो पूछा, हमने पिछली अटेम्प्ट में भी ये कहा हुआ था कि ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है। लेटेस्ट इसलिए बोल रहे थे इसको कि ये 2022 में आई, तो ये बड़ी एग्रेसिव अमेंडमेंट है, तो लोग अदालत में चले गए, अदालत ने इसको स्टे दे दिया। ये 22 में अप्लाई नहीं हुई, 23 में अप्लाई नहीं हुई,
पिछली रिटर्न पे पहली दफा, फिर वो स्टे खत्म हुआ तो पहली दफा अप्लाई होना था। ऐसे टीचर को ना कोई 50% पेपर पता होता है, मतलब पता होने का मतलब ये नहीं कि उसे पता, उसका एक्सपीरियंस से उसे पता होता है कि यस ये वाली बात आ जानी है एग्जाम। ये बच्चा बैठा हुआ है, इस दफा मैसेज कर रहा है, पिछले बैच में बैठा हुआ था, ये सवाल अब भी किसी किताब में नहीं है। आप उठाएं आई कैप की किताब उठाएं, किसी और टीचर के नोट्स उठाएं, किसी ने नहीं ये सवाल बनाया हुआ, लेकिन हमने पिछली दफा बनाया था और यही कह के बनाया था कि यार ये देखो ये न्यूमेरिक आना ही आना है, बिकॉज ये लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है ना। तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है नोमान की, कामरान की, इस सारी प्रोविजन को अगेन दोबारा याद करना है, रट्टा लगाना है। अप्लाई कैसे होना है? BCDEF लगाएं, उसके बाद एक एसेट को एग्जाम्प्ट करें, उसके बाद टोटल लगाएं और फिर ये वाली प्रोविजन लगाएं, जी लगेगी। Where the fair market value of the capital asset in aggregate excluding the capital asset mentioned in class A, B, C, D, E, F does not exceed ₹25। अगर एग्जैक्ट 25 मिलियन आ गया तब भी टैक्स नहीं लगेगा, एक्सीड करेगा तो टैक्स लगेगा, 25 मिलियन से बढ़ जाएगा। एक ना पूरे इनकम टैक्स में सबसे 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 टेक्निकल जो टॉपिक था वो महाराज खत्म हो गया। बाकी सारा इनकम टैक्स इससे आसान पढ़ना है। हमने टीचर उमूमन शुरू में कैपिटल गेन्स को पढ़ाते नहीं है, इसीलिए कि यार ये मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हमारी आदत है कि नहीं, अगर मुश्किल है तो इसे पहले पढ़ें ताकि इसके टेस्ट ज्यादा हो जाए, इसकी डिस्कशन ज्यादा हो जाए, इसके ऊपर बातें बार बार हम करा दें, आपको इससे अलावा सवाल करा दें। अब आएंगे तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ पिछली 2 अटेम्प्ट से, सिर्फ 2 अटेम्प्ट से, क्रिएटिव क्वेश्चंस का। वहां एग्जामिनर ने एक नया काम शुरू कर दिया। आपने टेस्ट में तो नहीं कर दिया था इन्हें, कोई सॉल्व सवाल तो नहीं दे दिया था 20 दफा ही। एक ट्रेंड चला है, वो मैं आपको मंडे को आएंगे तो वो सवाल दूंगा, फिर उस ट्रेंड के सवाल भी सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर क्या करता है, सवाल सॉल्व करके आपको दे देता है। क्या कहता है? कहता है यार ये एक ट्रेनी ने काम किया है, जरा इसको चेक कर। आज समझ आ रही? आपसे कंपटीशन नहीं करवा रहा। वो कह रहा है जी ये एक ट्रेनी है, आपके पास काम कर रहा है, ये एक क्लाइंट का डाटा आपके पास लेकर आया है, ये उसने वर्किंग की हुई है, आप इसे चेक कर दो। क्या मतलब? अब उसकी गलतियां पकड़नी है। उसने गलतियां क्या की होंगी? कहीं पर प्रॉपर्टी की अगर बात हो रही है, कहीं पर होल्डिंग पीरियड बनता है 4 साल, उसने रेट लगा रखा है 3 साल वाला। अब ये आपने हाईलाइट करना है कि 4 वाला ही रेट लगा है। कहीं पर इनकम जानी थी एनटीआर में, उसने एफटीआर में भेजी हुई है, या एफटीआर में जानी थी एनटीआर में भेजी हुई है। बजाहिर सुनने में तो ये आसान सवाल लग रहा है कि पहले ही सॉल्व हुआ है, नहीं, गलतियां पकड़ना ज्यादा मुश्किल काम है, ध्यान भी नहीं जाएगा। लिस्टेड कंपनी नहीं थी, उसने ट्रीटमेंट लिस्टेड वाली कर दी। नहीं, हमें पता है कि लिस्टेड कंपनी नहीं, हमने कैपिटल एसेट को 4 हिस्सों में बांटा हुआ, वो तो यहां आना था। ये क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं, 1-2 अटेम्प्ट से भी इस तरह के आने, इसीलिए पास पेपर में और उसमें ये हमें सवाल नजर नहीं आते। अब इंशाल्लाह अगले वीक में हमने 2 हेड क्योंकि कंप्लीट कर लिया ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड कैपिटल, हम इनके दोनों के क्रिएटिव सवालों को भी टेकअप करेंगे। इसलिए आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि जी क्या जो मैं करा रहा हूं बस इसको आपने जाकर रिवाइज करना है, इसको होल्ड करना है, इस नॉलेज को रिटेन करना है। बाकी काम इंशाल्लाह ताला एग्जाम में आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा जाके कि अच्छा जी ये चीज आ गई तो पता नहीं हमने डिस्कस नहीं की हुई थी। अल्लाह के हुक्म से ऐसा होने वाला नहीं है। जी बच्चे, नहीं, एफटीआर और एनटीआर की पहचान क्या है? अगर रेट गिवन हो, अब फौरन देखो कि यहां रेट गिवन था, बिल्कुल था, 20% टैक्स लगेगा, तो कहां गई फिर बात समझ? रूट को पकड़ना है। अब आप देखिए कि जब हम पढ़ रहे थे कौन से एसेट्स, जब हम पढ़ रहे थे पर्सनल मूवेबल एसेट, तो ए माइनस बी के बाद आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, कोई रेट लिखा हुआ था? अदर में कोई रेट लिखा हुआ था? इसका मतलब है यहां से भी पता चल रहा है ये कहां जा रही है, एनटीआर। तो रूट को पकड़ना है हमेशा, वहां से बेस से चीजों को सीखने की कोशिश करनी है।
आपके अगर कोई लेक्चर मिसिंग है, मैंने इस वीक के लेक्चर भी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, यहां तक की चीजों को काबू कर ले, अच्छी तरह से पकड़ ले, जरा काबू कर ले इन चीजों को। ट्यूसडे को टेस्ट है तो सिलेबस क्या होगा? अच्छा अभी ना एक काम करते हैं, कैपिटल गेन सारा नहीं करते, कैपिटल गेन के पहले दो हिस्से, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना, और इतने पोर्शन का टेस्ट होगा आपका। कौन से कल वाले? बेटा मैं यही तो कह रहा हूं, टेस्ट बाकायदा हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने शुरू में भी यही सवाल किया था, मैंने आपको बताया कि हम क्लास में टेस्ट का एक डे रखेंगे, उस दिन उसको डिस्कस किया करेंगे, ठीक है ना। अब ये हमने डिसाइड करना है कि आप वेरी नेक्स्ट डे आप टेस्ट डिस्कस करें। वेरी नेक्स्ट डे में मेरा इतराज ये कि अभी टेस्ट आपको मार्क होके नहीं मिला, जब आपको टेस्ट मार्क होके मिले उस दिन डिस्कस करेंगे, मेरी राय है। अदरवाइज दूसरा तरीका ही हो सकता है कि कल आपका टेस्ट हुआ है, आज हम उसे डिस्कस कर लें, लेकिन अभी आपको आपका मार्क हुआ टेस्ट नहीं मिला होगा। ये अब डिसाइड कर लें कैसे चलना है हमने, जिस दिन टेस्ट रिटर्न हो जाए जब डिस्कस करना है, ताकि आपके सामने आपकी गलतियां हो ना, फिर करेंगे तो उस दिन उसे डिस्कस किया करेंगे। कल मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। यहां से आगे चलेंगे, पेंडिंग लेक्चर कवर कर लें, पेंडिंग लेक्चर जल्दी से जल्दी कवर कर लें, ये वीकेंड्स ही मिलेंगे आपको काम करने के लिए।